हेलो 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 हेलो। यस, कल भी था। बर्थडे कल भी था। कल कर नेटवर्क एरर की वजह से 5% डाउनलोड नहीं हो पाया, तो 5% आज हुआ। पूरा होगा 10 अगस्त को। चलो, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलो भाई, गुड आफ्टरनून बोलो। यस, सो गुड आफ्टरनून। लेबर लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बताओ मुझे अभी तक कितने चैप्टर्स अपन लोगों ने पढ़ लिए। किशन थोड़ा सा आगे आओ, इधर आ जाओ। यस, सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। उसके बाद दूसरा पढ़ा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा अप्रेंटिस एक्ट। फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। फिर अपन लोगों ने पढ़ा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, और उसी चैप्टर से चालू हुए थे अमेंडमेंट वाला पोर्शन, चैप्टर नंबर 16। फिर अपन लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 18 कोड ऑन वेजेस 2019। अब अपने लेबर लॉ में कितने चैप्टर बचे हैं? 3। कितने चैप्टर्स बचे हैं? 3। पहले का नाम है चैप्टर नंबर 17 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो अपन आज चालू करेंगे। फिर उसके बाद रहेगा चैप्टर नंबर 19 सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन कोड, वो भी इतना ही बड़ा है आप मान के चलिए। और फिर लास्ट में एक चैप्टर बचेगा छोटा सा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ, जो आपकी किताब के अंदर, जो मतलब हार्ड कॉपी बुक आपके पास में शुरू में दी थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 19 की यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6, मात्र 3 पेज का चैप्टर है। किसी भी दिन आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वो कोई चैप्टर है ही नहीं। फिर एक बचा है चैप्टर नंबर 15, छोटा सा, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ ये पढ़ेंगे कि नए लेबर कोड कौन से आए हैं, तो अपन ने तो पूरे पूरे कोड ही पढ़ लिए, तो उसके अंदर भी कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। बताओ जरा मुझे, ये कोड कब आया? 2020 में। कोड को ही एक्ट भी कहा जाता है। जब बहुत सारे एक्ट को मर्ज कर देते हैं तो जनरली कौन सा वर्ड यूज कर लेते हैं? कोड। तो एक ऐसा कोड है जो 2020 में आया, जो क्या करेगा? इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करेगा। बताओ इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या? इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या? इंडस्ट्री के अंदर जो रिलेशंस हैं उनको प्रॉपर रखना। इंडस्ट्री के अंदर कौन से रिलेशंस हैं? इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 लोग, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी भी चीज को लेकर के डिस्प्यूट ना हो, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम कौन सा एक्ट करता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। देखो, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो, ऐसा हो सकता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो, 2 ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आपस में लड़ने लग जाएं, या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 एम्प्लॉयर्स के बीच में लड़ाई हो, जैसे टॉप मैनेजमेंट अलग बात कर रहा है और मिडिल मैनेजमेंट अलग। तो इन सब चीजों की वजह से क्या आ सकता है? डिस्प्यूट। और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। बराबर बात समझ में आई? ठीक। तो पहले क्या हुआ करता था कि ये 3 अलग-अलग कानून हुआ करते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन तीनों एक्ट को हटाया गया और इनकी जगह एक नया कोड लाया। कौन सा? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। क्यों लाया गया ये कोड? ताकि, और कब से लाया गया? पहले तो 2025, 21 नवंबर 2025। ये जो चारों नए कोड अपन पढ़ रहे हैं, ये चारों कोड की एप्लीकेबिलिटी डेट कौन सी है? 21 नवंबर 2025। बराबर। हालांकि ये सब आ कब गए हैं? 2019 और 2020 में, पर बेचारे एप्लीकेबल होने में इनको 5 साल लग गए। नया कोड क्यों लाया गया? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, सिंप्लीफाई द प्रोसीजर। एक्ट के अंदर, पुराने एक्ट में जो प्रोसीजर था वो काफी लंबा चौड़ा हुआ करता था, उसे क्या किया गया? सिंपल। स्ट्रेंथन कलेक्टिव बार्गेनिंग। बताइए कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है? कलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एक साथ। और बार्गेन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना या अपनी शर्तों को मनवाना। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि जब एक एम्प्लॉय
एम्प्लॉयर के पास जाकर के अपनी डिमांड रखे तो एम्प्लॉयर उस एक एम्प्लॉय की बात ना माने और उससे भगा दे कि काम करना हो तो करो, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाओ। पर यही काम जब 20 लोग जाकर के एक साथ बोलेंगे, यही डिमांड जब 20-25 लोग एक साथ जाकर के करेंगे, तो क्या एम्प्लॉयर उन्हें ऐसा बोल पाएगा? नहीं। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ये की जाती है ट्रेड यूनियन के द्वारा, और ट्रेड यूनियन को भी इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा बिजनेस को आसान करना भी थोड़ा सा इस एक्ट के थ्रू हमने कोशिश की है। जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े मतलब क्या? डिस्प्यूट। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व मतलब सॉल्व किया जाएगा। कैसे? फास्टर तरीके से, तेजी से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक। हमारा फोकस है इस एक्ट के थ्रू, इस कोड के थ्रू कि क्या मेंटेन किया जाए? इंडस्ट्रियल हार्मोनी। इंडस्ट्रियल हार्मोनी का मतलब क्या होता है? शांति, पीस। तो पीस होनी चाहिए कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिससे क्या होगा? डिस्प्यूट्स कम होंगे, ट्रेड यूनियन को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा और वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सकता है। ठीक। डिस्प्यूट भविष्य में ना आए, ये भी इस एक्ट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रहता है। इस एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? एक्ट के अंदर में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, टोटल 104 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। हमारे पास पूरे 104 सेक्शंस नहीं है, कुछ कुछ सेक्शंस इनमें से बीच में से गायब हो चुके हैं, पर हाँ फिर भी काफी बड़ा ये वन ऑफ द चैप्टर है। यहां तक एक बार रीड करो बुक से। कुछ बच्चे आज भी आकर के चले गए क्या? क्यों? आज तो टेस्ट भी है ना जबकि। अच्छा, इसीलिए गए हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी वैसे वैसे और छुट्टियां लोग मारेंगे, पर अपने को छुट्टी नहीं माननी है, ध्यान रखना, क्योंकि एक दिन की छुट्टी से 6 घंटे का बैकलॉग आता है। 6 घंटे का बैकलॉग कवर करना कोई आसान बात नहीं। एक दिन के 6 घंटे के बैकलॉग को कवर करने में 3 दिन लगते हैं, क्योंकि क्लासेस भी तो रोज चल रही है आप लोगों की, पूरा दिन फ्री तो है नहीं। इसलिए कोशिश करिए कि छुट्टी नहीं मारिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। फीचर्स अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब पूरा कोड पढ़ेंगे तभी तो इसके फीचर समझ में आएंगे। तो फीचर्स के ऊपर अपन लास्ट में आएंगे। इसके लिए चलिए आप सीधे कहां पर? अब डेफिनेशंस के ऊपर, मतलब प्रीलिमिनरी सेक्शंस ऑफ द कोड। सेक्शन नंबर 1 जिसका नाम क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 1 हमें क्या बताता है किसी भी एक्ट का? ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन देता है कि एक्ट का नाम क्या होगा, एक्ट कब आएगा, कब अप्लीकेबल होगा। तो बोल रहे हैं कि इस एक्ट का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये कहां अप्लाई होगा? पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर। जब तक आर्टिकल 370 हुआ करता था तब तक हमारे इंडिया के सारे कानून जम्मू कश्मीर पे नहीं लगते थे, पर अब जम्मू कश्मीर में और रेस्ट ऑफ द इंडिया में कोई अंतर नहीं, सारे कानून वहां पर भी एज इट इज अप्लीकेबल होंगे। साथ ही साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट कौन सी है? 21 नवंबर 2025। इस पैरा के अंदर क्या लिखा हुआ है कि देखो, अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं? 104। गवर्नमेंट के ऊपर ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो 104 सेक्शन में से
50 सेक्शन आज से अप्लीकेबल करवा दे, 50 सेक्शन किसी और दिन से अप्लीकेबल करवा दे, और बचे हुए 4 सेक्शन किसी और दिन से अप्लीकेबल करवा दे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट एक ही दिन से अप्लीकेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग डेट से अप्लीकेबल करवा सकती है। ऐसा इस एक्ट में नहीं, ऐसा हर एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है। फालतू बात। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन आती है कौन सी? एवरेज पे। आगे चल करके जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर वर्ड यूज होगा एवरेज पे। तो एवरेज पे कैसे निकालना है वो इन्होंने अपने को बताया है। अगर वर्कर का वेज पीरियड कैसा है? मंथली। हम लोगों ने पढ़ा है वेज पीरियड मंथली मतलब क्या होता है कि पूरे महीने का पैसा उसको एक साथ दिया जाएगा। तो जब भी एवरेज पे निकाला जाए तो मंथली अगर वेज पीरियड है तो 3 महीने की सैलरी ले लो और उसका एवरेज निकाल लो। मतलब 12 महीने की सैलरी लेके उसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, 3 महीने की सैलरी लेके उससे 3 से डिवाइड किया जाएगा। अगर वर्कर्स का वेज पीरियड कैसा है? वीकली। तो पिछले 4 वीक की सैलरी ले लो, उसे 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एवरेज पे आ जाएगा। अगर वर्कर को कैसे पे किया जा रहा है? डेली। तो ऐसे केस में उसके 12 दिनों की सैलरी ले लो, उसे 12 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एवरेज। तो एवरेज मंथली लेना है तो 3 महीने का, वीकली लेना है तो 4 वीक का, और डेली लेना है तो 12 वर्किंग डेज का कंसीडर करना पड़ेगा। अगर उन्होंने इतना पीरियड कंप्लीट नहीं किया तो फिर जितना टाइम एक्चुअली में किया है उतने के हिसाब से एवरेज ले लेंगे। हमको मंथली में लेना है कितने महीने का एवरेज? 3 महीने का, पर उसको काम करते हुए 2 महीने हुए तो कोई बात नहीं, फिर 2 महीने की सैलरी का एवरेज ले लो। एम्प्लॉय का मतलब कौन होता है भाई? कि जो पैसों के लिए काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो हो सकता है स्किल्ड हो सकता है सेमी स्किल्ड वो हो सकता है अनस्किल्ड हो सकता है वो मैनुअल काम कर रहा हो सकता है वो मशीन से काम कर रहा हो सकता है वो सुपरवाइजरी काम कर रहा हो, कोई भी हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है। सभी लोगों को इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा। एम्प्लॉयर मतलब कौन? जो जॉब प्रोवाइड करने का काम करता है। जनरली हम उसे किस नाम से जानते हैं? ऑक्यूपायर, मैनेजर, या फिर वो पर्सन जिसका कंपनी के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अभी अपने को नहीं पढ़ना, आगे चल करके पढ़ेंगे। इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लगता ही किसके ऊपर है? इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या? देखो, इंडस्ट्री और फैक्ट्री में अंतर है। फैक्ट्री का मतलब तो अपने लोगों को पता है। फैक्ट्री मतलब क्या? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी की जा रही है या तो 20 लोगों के साथ या फिर 40 लोगों के साथ। 20 लोग कब होते हैं? जब पावर यूज कर रहे हैं तब, और पावर यूज नहीं कर रहे हैं तो 40। यहां पर फैक्ट्री के ऊपर ये कोड अप्लीकेबल नहीं है, ये इंडस्ट्री के ऊपर लगता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है हर वो जगह जहां पर सिस्टेमेटिक एक्टिविटी कैरी की जा रही है। सिस्टेमेटिक वर्ड से इन लोगों का मतलब है रेगुलर। सिस्टेमेटिक का मतलब क्या? रेगुलर। ऐसी वो हर जगह जहां पर रेगुलरली काम होता है, मतलब कैजुअल बेसिस का काम नहीं, रोज काम होता है, रेगुलर इंटरवल पे काम होता है, तो उस एक्टिविटी को क्या मानते हैं? सिस्टेमेटिक एक्टिविटी। किसके बीच में? एम्प्लॉयर और वर्कर, मतलब एम्प्लॉय के बीच में, ताकि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, या फिर सर्विस। सर्विसेज के केस में बहुत सी बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होती है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कोई रेलेवेंस नहीं। हर वो जगह जहां पर सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी का मतलब जो रेगुलर इंटरवल्स पे होती है, जो कैजुअल बेसिस पे ना होता हो, उस जगह को क्या मान लिया जाएगा? इंडस्ट्री मान लिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस जगह पर प्रॉफिट मोटिव है या नहीं, उस जगह पर कैपिटल इन्वेस्टेड है या नहीं। कोई सी भी ऐसी जगह जहां सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरी की जा रही है उसे इंडस्ट्री मान लिया जाएगा। हालांकि कुछ चीजों को इंडस्ट्री नहीं मानते, जैसे चैरिटेबल और सोशल इंस्टीट्यूट्स। मंदिर वगैरह में भी लोग काम करते हैं, हाँ या ना? पर वहां पर सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, मंदिर रोज चलता है, तो भी मंदिर को कभी भी इंडस्ट्री कंसीडर नहीं किया जाएगा। सोवरेन फंक्शन मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो फंक्शंस करती है वो वाले। तो डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इन सब चीजों को कभी भी गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्री नहीं कंसीडर किया जाएगा। और घर पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज जो मेड वगैरह होती है, उन्हें भी कभी इंडस्ट्री के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे घर पर अगर मान लीजिए मेड आती है, 5 मेड आ रही है और रोज काम कर रही है, तो क्या हमारे घर को इंडस्ट्री मान लेंगे क्या? नहीं। डोमेस्टिक हेल्प के केस में उसे इंडस्ट्री कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये वाला एक्ट हमारे घरों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। बराबर बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर एक बात अपन ने ले ऑफ के बारे में ऑलरेडी करी हुई थी, कोड ऑन वेजेस जब पढ़ रहे थे तब भी। बताओ ले ऑफ का मतलब क्या होता है? जब वर्कर एम्प्लॉय नहीं, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोलो। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम नहीं दे पा रहा और एम्प्लॉय काम करने के लिए तैयार है,
वो काम करने के लिए ऑफिस आ गया, फैक्ट्री आ गया, पर एम्प्लॉयर इज अनेबल टू प्रोवाइड हिम वर्क, तो ऐसे केस में फिर एम्प्लॉय को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और मान लेते हैं कि एम्प्लॉय हो गया है ले ऑफ, क्या हो गया है, ले ऑफ। तो आप किसी दिन काम करने के लिए ऑफिस गए और एम्प्लॉयर आपको काम नहीं दे पाया और इस बात को 2 घंटे हो गए, तो उस दिन के लिए आपको लेड ऑफ कर दिया जाता है। क्या करते हैं, लेड ऑफ, तो भी आपको उस दिन का पैसा मिलता है, उसे वेज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। व्हेन एन एम्प्लॉयर कैन नॉट गिव वर्क टू अ पर्सन ऑन द मस्टर रोल, मस्टर का मतलब क्या होता है, अटेंडेंस, मस्टर का मतलब क्या होता है, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस शीट के अंदर आपने साइन करी, पर वर्कर आपको, एम्प्लॉयर आपको क्या नहीं कर पा रहा है, काम नहीं दे पा रहा। क्यों, क्योंकि लाइट चली गई, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मशीन खराब हो गई। तो इसमें एम्प्लॉय की गलती है क्या, नहीं, एम्प्लॉय तो काम करने के लिए आ गया था। वर्क ऑन द मस्टर रोल, इफ अ वर्कर शोज अप का मतलब वर्कर आ गया एंड इज नॉट गिवन वर्क विद इन 2 hours, तो ऐसे केस में दे आर लेड ऑफ फॉर दैट डे, उस दिन के लिए उन्हें क्या मान लेती जाता है, लेड ऑफ। और लेड ऑफ के केस में पैसा मिलता है, बराबर बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन। लॉकआउट पढ़ने से पहले पढ़िए डेफिनेशन किसकी, स्ट्राइक की। बताओ स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजल टू वर्क, सीज टू वर्क, धरना देना जिसे हम लोग हिंदी में समझते हैं। देखो भाई क्या होता है कि बहुत सी बार एम्प्लॉयज की कुछ डिमांड होती है, एम्प्लॉय की वो डिमांड वो आप किसको जाकर के बताते हैं, एम्प्लॉयर को, कि भाई देखो मेरी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपए, मैं जितना काम कर रहा हूं इस हिसाब से मेरे 12,000 रुपए बनने चाहिए। आपने जाकर के एम्प्लॉयर को बोला और एम्प्लॉयर ने आपकी बात मान ली, तो बात ही खत्म, काम करते रहो, आपको पैसा कितना मिलेगा, 12। वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो ऐसे केस में आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर भी बात नहीं मानी, तो आपने क्या बोला, जब तक पैसे नहीं बढ़ाओगे तब तक काम नहीं करेंगे। हम किसके ऊपर जाते हैं, स्ट्राइक के ऊपर जाते हैं। हालांकि अपन आगे चल करके पढ़ेंगे स्ट्राइक भी 5 तरह की होती है। 5 तरह की स्ट्राइक में कुछ स्ट्राइक को लीगल मानते हैं और कुछ को इलीगल। अगर स्ट्राइक कैसी होती है, लीगल, तो ऐसे केस में स्ट्राइक के बावजूद भी एम्प्लॉय को पैसा मिलता है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, काम नहीं कर रहे, काम नहीं करोगे तो पैसा मिलेगा क्या, नहीं। पर अगर आपकी डिमांड लीगल थी, आपकी स्ट्राइक लीगल थी, तो भले ही उस समय पर आपने काम नहीं किया हो तो भी आपको पैसा दिया जाएगा। स्ट्राइक के बारे में अपन आगे चल करके और डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक। स्ट्राइक कौन करता है, एम्प्लॉय। कब, जब एम्प्लॉयर उसकी बात नहीं मानता तब। स्ट्राइक का जस्ट उल्टा होता है लॉकआउट। क्या होता है उल्टा, लॉकआउट। तो स्ट्राइक कौन कर रहा था, एम्प्लॉय, तो लॉकआउट कौन करेगा, एम्प्लॉयर। स्ट्राइक क्यों की थी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात नहीं मान रहा था। लॉकआउट कब होगा, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स की बात नहीं मानते हैं तब। एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भाई तुम कितना घंटे काम करते हो हमारे यहाँ पर, 7, जितना मैं तुमको पैसा दे रहा हूं इस हिसाब से तुमको 8 घंटा काम करना चाहिए, बराबर। मैं वैसे भी तुमको मिनिमम वेज से बहुत ज्यादा पैसा दे रहा हूं, तुमको इतना काम करना पड़ेगा। वर्कर बोल रहे कि नहीं हम तो 7 घंटे ही काम करेंगे, तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि ठीक है मैं ताला लगाता हूं फैक्ट्री के ऊपर, जब तक तुम लोग काम करने के लिए नहीं मान रहे मेरी शर्तों पर तब तक मैं तुमको काम करने ही नहीं दूंगा। तो स्ट्राइक किसका टूल माना जाता है, एम्प्लॉय का, और लॉकआउट किसका टूल है, एम्प्लॉयर का। अब पहले पढ़ो स्ट्राइक, फिर अपन पढ़ते हैं लॉकआउट। द वर्कर्स वेपन, स्ट्राइक को क्या माना जाता है, वर्कर का वेपन। इट इज अ ग्रुप रिफ्यूजल टू वर्क, जब सब लोग मिलकर के बोलते हैं कि हम तो काम नहीं कर रहे जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कि ये स्ट्राइक पर चले गए। एक नया रूल आया है, नया रूल मतलब इसी कोड के अंदर रूल इंट्रोड्यूस किया है कि अगर 50% से ज्यादा वर्कर कैजुअल लीव लेते हैं एक ही दिन के ऊपर, तो मानते हैं कि वो किसके ऊपर चले गए, स्ट्राइक के ऊपर। आपके यहाँ पर 12 लोग काम करते हैं, 7 लोग एक साथ ऑफिस नहीं आए, तो मान लेंगे कि ये 7 लोग किसके ऊपर गए, स्ट्राइक। और अगर पता चल गया कि स्ट्राइक इलीगल रीजंस की वजह से हुई है, तो आपको पैसा तो नहीं ही मिलेगा, आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे, आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, बराबर। स्ट्राइक का जस्ट उल्टा क्या होता है, लॉकआउट। दिस इज एम्प्लॉयर्स वेपन, वो किसका वेपन था, एम्प्लॉय का, इसका जस्ट उल्टा। इट इज द टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द वर्क प्लेस और रिफ्यूजल टू लेट वर्कर्स इन, हम वर्कर्स को अंदर आने से मना कर देते हैं, यूजुअली टू प्रेशर देम ड्यूरिंग अ डिस्प्यूट। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है अपना, उनसे मतभेद चल रहा है, तो उनको ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लॉकआउट। अगर लॉकआउट वैलिड रीजन की वजह से है तो आपको अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने की जरूरत उस समय पर नहीं। पर अगर लॉकआउट इलीगल था तो आपको पैसा देना पड़ेगा, भले ही उन्होंने उस समय पर काम नहीं किया। हालांकि चिंता मत करो, लॉकआउट और स्ट्राइक के बारे में अपन वापस से अभी पढ़ेंगे। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है,
टर्मिनेशन ऑफ अ वर्कर सर्विस फॉर एनी रीजन अदर देन पनिशमेंट। हम एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, हम कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, पर हम उसे ऐसे ही निकाल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर काम ही नहीं बचा। पहले हमारे यहां पर कितने लोग काम करते थे? 100। अब हमने 3 मशीन इंस्टॉल कर लिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर काम ही करने लोग चाहिए। हमको 60 लोगों की ही जरूरत है, तो 40 लोगों को हम क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो उनको निकाल रहे हैं, तो हमने उनको क्या कर दिया? रीट्रेंच कर दिया। क्या कर दिया? रीट्रेंच। जनरल भाषा में आप मार्केट में भी जाकर के पता करोगे तो इन 40 लोगों को निकाला है ना, एक्चुअली में इसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं, पर मार्केट में वर्ड यूज होता है ले ऑफ। जबकि अभी हमने पढ़ा कि ये ले ऑफ नहीं है, ले ऑफ तो पर्टिकुलर डेज के लिए होता है, बराबर। जब आप परमानेंट निकालते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? रिट्रेंचमेंट किया जाता है। क्या बढ़ते हैं? रिट्रेंचमेंट। हालांकि वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जब एम्प्लॉय खुद से छोड़ रहा है, तो अगर वो खुद से छोड़ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या? इसे रिट्रेंचमेंट नहीं बोला जाएगा। या फिर उसकी रिटायरमेंट की एज हो गई। अरे हमारी कंपनी का रूल है कि जब तक आप 60 साल के नहीं होते तब तक काम कर सकते हो, जैसे ही आप 60 साल के हो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसमें मेरी कोई गलती है क्या? नहीं, इसे रिट्रेंचमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। या फिर एंड ऑफ अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अपनी बात ही हुई थी कि तुम कितने साल काम करोगे? 5 साल, तो 5 साल हो गए तो चले जाओ, इसको रिट्रेंच कंसीडर नहीं किया जाएगा। बराबर बात। जब भी इस एक्ट के अंदर वेजेस की बात होगी तो वेजेस का मतलब वही है जो अपन ने कोड ऑन वेजेस में पढ़ा, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलावेंस इफ एनी, पढ़ा था ना अपन ने, बराबर। चलो एक काम करो, इसकी रीडिंग्स कर लो, डेफिनेशन एक बार बुक से रीड करो। पढ़ लिया? डाउट बोलो। 50% वाले में सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी में मान लो तो 20 लोग काम करते हैं, अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग एक साथ छुट्टी कर ली उनने, तो मान लेंगे कि ये स्ट्राइक पे गए, बिना बताए गए, तो कैजुअल लिखा हुआ है वहां पर, तो स्ट्राइक मान लेंगे। और स्ट्राइक मानते से उनके ऊपर पेनल प्रोविजन लगेंगे अगर स्ट्राइक इलीगल हुई तो। मस्टर मतलब अटेंडेंस। एसी का रिमोट, ये लो। दोनों क्लास का अलग अलग नहीं है? यहाँ का ले गए होंगे तुम घर। अच्छा, पढ़ लिया? चल आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3, वर्क कमिटी। क्या है सेक्शन नंबर 3? वर्क कमिटी। देखो ये एक्ट क्या बोलता है कि हर वो इंडस्ट्री, क्या बोल रहे हैं? हर वो इंडस्ट्री जहां कितने लोग काम करते हो? 100 या 100 से ज्यादा, उस इंडस्ट्री को क्या बनानी पड़ती है?
वर्क कमिटी। क्या बनानी पड़ती है? वर्क कमिटी। ये वर्क कमिटी का काम क्या होता है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को कंपनी लेवल पर ही रिजॉल्व कर दिया जाए। मतलब बात ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं जानी चाहिए। सारे वर्कर्स का ध्यान रखने के लिए, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक इंटरनल काउंसिल बना रखा है, पीस काउंसिल। पीस काउंसिल मतलब शांति पहुंचाने वाला एक काउंसिल बना रखा है फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर ही। इसका मेन गोल क्या है? टू सॉल्व स्मॉल डे टू डे प्रॉब्लम बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो छोटी मोटी समस्या आती है उनको कंपनी लेवल पे, वो कोई बड़ी स्ट्राइक बने या कोई बड़ा लीगल बैटल बने उसके पहले ही अपन इसको साफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हालांकि क्या हर छोटी मोटी इंडस्ट्री को बनाने की जरूरत है? नहीं। जहां पर कितने लोग काम कर रहे हो, 100 या 100 से ज्यादा। अब वर्क कमिटी के अंदर होंगे इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स कहां से आएंगे? कुछ लोग होंगे जो एम्प्लॉयर के पक्ष में बोलेंगे और कुछ लोग होंगे जो एम्प्लॉइज के बारे में बात करेंगे। तो उस कमिटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों के। दोनों मतलब कौन? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। द नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर। अगर आपके यहां पर वर्क कमिटी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं? 10। तो 10 में से या तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? 5+5, 5 एम्प्लॉयर के लोग और 5 एम्प्लॉय के लोग। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयर के हो गए 4 और एम्प्लॉय के हो गए 6। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 एम्प्लॉयर के हो गए और 4 एम्प्लॉय के। या तो बराबर रखो या ज्यादा लोग किसके रखो? जो एम्प्लॉय के पक्ष में बोले, जो वर्कर्स के पक्ष में बोले। तो रूल लिखा हुआ है यहां पर क्या? द नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल या फिर मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर। और ये एम्प्लॉयर या वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन्हें कैसे चूज किया जाता है? तो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव तो ऑर्गेनाइजेशन बता देगी कि हमारी तरफ से ये 4 लोग हैं जो वर्क कमिटी के अंदर रहेंगे। एम्प्लॉय के केस में हम किससे पूछ लेते हैं? ट्रेड यूनियन से, कि ट्रेड यूनियन वाले तुम बता दो कि तुम्हारे कितने लोग वर्क कमिटी के अंदर होंगे। जितने लोग ये बोल देंगे उन लोगों को वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 600 लोग काम करते हैं। कितने लोग? 600। तो क्या इसको वर्क कमिटी बनानी पड़ेगी? हाँ। मान लेते हैं कि वर्क कमिटी के अंदर कितने लोग हैं? 12। 12 लोग में कोई समस्या नहीं। मैंने बोला 12 में से 7 कौन है? जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 5 कौन है? जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक। अब मान लो कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ। जैसे मान लेते हैं कि वर्कर्स की ये डिमांड है कि जो समय है वो हमारा 10 से लेकर के अभी लेट से 6 बजे तक का है, उसे 10 से लेकर के 5 कर दो। ऐसी डिमांड आई है वर्कर से। किसके पास डिमांड गई? वर्क कमिटी के पास। तो वर्क कमिटी ने बोला कि एम्प्लॉयर से बात करी तो एम्प्लॉयर ने बोला कि 5 तो बहुत कम होगा, एक काम करो 10 से 5.5 कर लो। कितना कर लो? 5.5। और ये 7 लोगों ने हाँ कर ली। 7 लोगों ने हाँ नहीं करी है। कितने लोगों ने हाँ करी है? 600 लोगों ने। कितने लोगों ने? 600। क्यों? क्योंकि वो 7 लोग कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 600। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ही क्या होता है कि इन 600 के बिहाफ पे 7 लोग बात कर रहे हैं। बराबर। इन लोगों की ड्यूटी क्या है? देयर जॉब इज टू डिस्कस द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जैसे कैंटीन फैसिलिटी में कोई समस्या आ गई, लाइट में कोई समस्या आ गई, शिफ्ट के टाइमिंग्स में कोई समस्या आ गई, तो एम्प्लॉइज किसको बताएंगे? वर्क कमिटी को। और वर्क कमिटी के अंदर एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों है, आपस में बात करके डिसीजन ले लेंगे। बराबर। कोई समस्या यहां तक इस सेक्शन के अंदर? पक्का क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीआरसी। जीआरसी का मतलब क्या है? ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। देखो, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी इज एन इंटरनल mechanism mandated for resolving इंडिविजुअल डिस्प्यूट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वर्क कमिटी जो है ना वो सारे एम्प्लॉइज का ध्यान रखती है। मतलब जो कलेक्टिव प्रॉब्लम होती है वो कहां पर जाती है? वर्क कमिटी। पर किसी इंडिविजुअल वर्कर को कुछ प्रॉब्लम है, किसी इंडिविजुअल लेबर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी कंप्लेन कहां पर फाइल करता है? जीआरसी के पास। वो किसके पास फाइल करता है? जीआरसी। तो क्या बोला हमने कि जब बहुत सारे लोगों को समस्या है तो वो कंप्लेन फाइल करते हैं वर्क कमिटी के पास। जब एक को समस्या है तो वो कंप्लेन फाइल करता है जीआरसी के पास। तो अनलाइक जैसे कि वर्क कमिटी तो जनरल वेलफेयर के ऊपर काम करती है, जीआरसी स्पेसिफिकली हैंडल पर्सनल ग्रीवियंस। जो पर्सनल ग्रीवियंस होती है उन पर्सनल ग्रीवियंस को कौन हैंडल करता है? जीआरसी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। वैसे ग्रीवियंस वर्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है? समस्या। ग्रीवियंस का मतलब ही क्या होता है?
प्रॉब्लम। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो वो इश्यू को एड्रेस करने की एक कमिटी है जिसका नाम ही क्या है, जीआरसी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। जीआरसी किसको बनानी पड़ती है, हर वो इंडस्ट्री जहां कितने लोग काम करते हो, 20। वर्क कमेटी तो किसको बनानी है, 100 पे। यहां कितने पे बनानी है, 20 पे। और इसके अंदर कितने लोग होंगे, बराबर बराबर। इसमें क्या बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग होंगे, एम्प्लॉयर के आधे लोग और एम्प्लॉइज के आधे। यहां पर इन्होंने एक लिमिट भी डाल दी है कि जीआरसी के अंदर मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 10। कितने लोग, 10। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के अंदर हमने 100 लोगों को रख दिया या 50 लोगों को। मैक्सिमम कितने, 10। और वो 10 में भी कैसा होगा, 5+5। ये वाला फॉलो आपको करना पड़ेगा। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द जीआरसी, क्या जीआरसी के अंदर महिलाएं होना भी जरूरी है। तो इसका उन्होंने सिंपल सा रूल रखा, बोला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी महिलाएं काम करती है उसी प्रोपोर्शन में जीआरसी में भी वुमेन्स को रख दो। लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल कितने लोग काम करते हैं, 100। और 100 में से मैंने बोला कि 70 कौन है, मेल, और 30 कौन है, फीमेल। तो क्या आपको जीआरसी बनानी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि जीआरसी तो 20 से ज्यादा वर्कर पे ही बना, 100 भी नहीं, 20 से ज्यादा पे ही बनानी पड़ती है, तो जीआरसी तो बनानी है। मैंने बोला जीआरसी में कितने लोग रख सकते हैं, तो बोला कि आप 10 या 10 से कम रख सकते हो। मैंने बोला कि 10 ही रखते हैं। अब 10 के अंदर कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे, बोल रहे हैं कि कम से कम 3 फीमेल, कम से कम 3 फीमेल होनी चाहिए, बाकी आप क्या रख रहे हो, मेल। और 3 कहां से पता चला, प्रपोर्शन ऑफ फीमेल इन द टोटल वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजेशन में टोटल महिलाएं जितनी काम करती है वो जो परसेंटेज है वही परसेंटेज जीआरसी में भी फॉलो करना पड़ेगा। बराबर बात। ये जो 3 विमेन्स आप रख रहे हैं, ये हो सकता है एम्प्लॉयर की रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकती है और हो सकता है एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकती है। बराबर, इसमें कोई समस्या नहीं। जीआरसी का हेड कौन होगा, तो बोल रहे हैं कि जीआरसी का हेड बनाया जाएगा एक बार एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव को और अगले साल एम्प्लॉय के, फिर एम्प्लॉयर, फिर एम्प्लॉय, ऐसे करके आप ऑल्टरनेटिव हर साल चेयरपर्सन को बदलिए। द हेड ऑफ द कमिटी इज सिलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑल्टरनेटिवली ऑन द रोटेशनल बेसिस। एक बार इसको बनाओ और एक बार उसको बनाओ, ऐसे करके आपको रोटेशन इसके अंदर करना पड़ेगा। जिस भी पर्सन को समस्या है इंडिविजुअल लेवल पर, वो अपनी कंप्लेन कहां फाइल करता है, जीआरसी। और कंप्लेन आपको कितने समय में फाइल करनी है, 1 साल के अंदर अंदर। जिस दिन डिस्प्यूट हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर। और जीआरसी अपना फैसला सुनाएगी कितने दिनों के अंदर, 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला सुना देगी। बराबर। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बाय मेजोरिटी। डिसीजन कैसे लेते हैं, मेजोरिटी। मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां पर ज्यादा लोग बोलेंगे उसके फेवर में डिसीजन ले लेंगे। लेट्स से अपनी जीआरसी के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जिसमें 6 लोग हाँ करेंगे उसमें अपन चले जाएंगे। बराबर। राइट टू अपील, अगर आपको जीआरसी का फैसला पसंद नहीं आया या जीआरसी ने 30 दिन में काम नहीं किया, हमने क्या बोला कि जीआरसी 30 दिन में आपका मैटर सॉल्व कर देगा, तो या तो वो 30 दिन में मैटर सॉल्व नहीं कर पाया या फिर आप उसके फैसले से खुश नहीं, तो आप क्या फाइल कर सकते हो, अपील। अपील कहां पर फाइल होगी, कंसीलिएशन ऑफिसर के पास। कितने दिनों में, 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी। बोलो यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, ठीक। पर अगर मैटर बड़ा हो जाए, इंडिविजुअल का मैटर बड़ा हो जाए, उसे कंपनी से निकाल दिया या फिर कंपनी से डिसमिस या सस्पेंड कर दिया या फिर उसे रिट्रेंच कर दिया, अपन ने पढ़ा रिट्रेंचमेंट क्या होता है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैटर बड़ा है, ऐसे केस में मैटर को ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या मान लेते हैं, अब ये कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट नहीं बचा, इट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नाउ। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कहां रेफर किया जाता है, ट्रिब्यूनल के पास। कहां रेफर करते हैं, ट्रिब्यूनल के पास। तो 2 ऑप्शन दिए, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो पहले आप कंप्लेन फाइल करो जीआरसी, जीआरसी से फाइल करो कहां पर, कंसीलेशन, और कंसीलेशन ऑफिसर के बाद कहां पर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। या फिर आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, आपको जीआरसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। पर अगर आप जीआरसी के थ्रू जाते हैं तो कंसीलिएशन ऑफिसर ने आपको जिस दिन बोला उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जाना पड़ेगा। आई बात समझ में। थोड़ा सा ये सेक्शन बड़ा हो गया पर टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा है, टफ नहीं है। कुछ नंबर्स हैं जिनका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। बराबर। ये दोनों सेक्शंस को एक बार रीड करो, सेक्शन नंबर 3 एंड 4 एक बार पढ़ो, पूरा पढ़ो।
कोई डाउट? पढ़ो पढ़ो। देखो क्या बोल रहे हैं। इफ द वर्कर इज अनसेटिस्फाइड, द वर्कर कैन अप्रोच द कंसीलेशन ऑफिसर। कंसीलेशन ऑफिसर कितने दिन में जाना है? 60। कंसीलेशन ऑफिसर से भी आप खुश नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे आप? ट्रिब्यूनल। और वो कंसीलेशन ऑफिसर के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर कंसीलेशन फिर आप कहाँ जा सकते हैं? 45 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल। उसके बाद या फिर आप इसको पूरा बाईपास भी कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो जीआरसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नहीं, जीआरसी के पास जाओगे ही नहीं तो कंसीलेशन भी नहीं, सीधे के सीधे कहां जा सकते हो? ट्रिब्यूनल। हम्म। कंसीलेशन में आपको, पर वो ऑप्शनल है। आपको अगर डायरेक्ट भी जाना है तो भी जा सकते हैं, पर पहले वही बात है, कंसीलेशन का बात नहीं। कंसीलेशन का हर जगह इसलिए लिखते हैं कि मैटर को कोर्ट में ले जाने की बजाय पहले ही अपन उसको सॉर्ट कर ले, क्योंकि कोर्ट में तो प्रोसेस लंबी चलेगी ना, इसमें दोनों का नुकसान है, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का। तो पहले कंसीलेशन चैप्टर हो गया तुम लोगों का। कंसीलेशन का मतलब ही क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना, जिसमें अपन किसी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सन को ले लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हम दोनों की बात सुनो और तुमको जो सही लगे वो बता दो। अगर उस थर्ड पर्सन की बातों पर अपने को भरोसा है तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है? वो थर्ड पर्सन तो अनबायस्ड होता है। तुमने पढ़ा होगा कि कंसीलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो पर्सन होता है जिसका कोई बायसनेस नहीं होता है, वो दोनों पार्टी की बात सुनता है और फिर डिसीजन लेता है। तो कंसिलेशन से मैटर रिजोल्व करने की कोशिश हर जगह की जाती है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोर्ट तो जाना ही है। नहीं कर सकते, उनने लिमिट कर दी। हाँ, वर्क कमिटी कंपनी लेवल पर मैटर को रिजोल्व करती है। चलो आगे बढ़ो। सेक्शन नंबर 5, रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। वर्क कमिटी में कितने भी हो सकते हैं, बस वहां पर ध्यान रखना है बराबर का, या फिर एम्प्लॉय के लोग ज्यादा। सेक्शन नंबर 5, ट्रेड यूनियन। देखो भाई क्या बोल रहे हैं कि आप अगर कोई भी ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं तो पहले ट्रेड यूनियन को क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी को बनाने के लिए कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास। वैसे ही अगर आपको ट्रेड यूनियन बनाना है तो ट्रेड यूनियन किसके पास रजिस्टर करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। वो अथॉरिटी कौन क्रिएट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्रिएट करेगी। तो सेक्शन नंबर 5 क्या बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल नहीं, कौन बनाएगा? स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? रजिस्ट्रार बनाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। साथ ही साथ इस मेन रजिस्ट्रार को मदद करने के लिए छोटे मोटे रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट किया जाएगा, जैसे एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के वर्कलोड को थोड़ा सा मैनेज किया जा सके, कम किया जा सके। बराबर। जैसे कंपनी को तब तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता जब तक आप आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवा लो, वैसे ही ट्रेड यूनियन को तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक आप उसे रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर न करवा लो। ये रजिस्ट्रार के क्या पावर होंगे, इन ऑफिसर्स के क्या पावर होंगे, ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इनके पावर किस तरह के होंगे कि जब भी इनके पास में कोई एप्लीकेशन आएगी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की, तो ये उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उनका रजिस्टर बना करके रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि ट्रेड यूनियन जो है वो इस कोड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। यही इन लोगों का काम होगा, ये कोई काम का नहीं फालतू। सेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर आपको एक ट्रेड यूनियन बनाना है, क्या बनाना है? ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? तो देखो इधर ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 100। कितने लोग चाहिए? 100। या फिर
आपकी स्टेब्लिशमेंट में जितने लोग काम करते हैं उसका 10% ऑफ द टोटल वर्कर, विच एवर इज लेस। अगर आपको एक ट्रेड यूनियन बनाना है तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए यूनियन में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 10% ऑफ द टोटल वर्कर्स या फिर 100, विच एवर इज लेस। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग काम करते हैं? 200। कितने लोग काम करते हैं? 200। तो 200 का 10% कितना होता है? 20। 20 और 100, विच एवर इज लेस। इनमें से लेस क्या है? 20। तो अगर मेरे पास में 20 लोग हैं तो साथ में 20 लोग मिलकर के क्या बना सकते हैं? यूनियन बना सकते हैं। बराबर, पहली क्राइटेरिया। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इन 20 में से कम 7 लोगों को, कितने लोगों को? 7 लोगों को ट्रेड यूनियन के रूल्स को साइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन। अपन जब कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी मेमोरेंडम बनाती है। उस मेमोरेंडम को 7 लोग सब्सक्राइब करते हैं, हाँ या ना? सब्सक्राइब मतलब साइन करना। तो वही यहां पर भी क्या बोला है कि ट्रेड यूनियन को कम से कम कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे? 7 मेंबर्स। एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस बाय साइनिंग देयर नेम्स टू द यूनियन रूल। यूनियन का मतलब क्या है? ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के जो रूल्स हैं उन रूल्स को कम से कम कितने लोग साइन करेंगे? 7 लोग उसको साइन करेंगे। क्या 7 लोगों से ट्रेड यूनियन चालू हो जाएगा क्या? नहीं। ट्रेड यूनियन के लिए तो कितने लोग चाहिए? 100 या फिर 10% ऑफ द टोटल, विच एवर इज लेस। ये 7 लोग तो सिर्फ साइन करने वाले लोग हैं। बराबर। दूसरा, मान लीजिए आप जब अपनी ट्रेड यूनियन चालू कर रहे थे तो उस समय आपके पास में 60 लोग थे जिन्होंने बोला कि ट्रेड यूनियन को चालू कर लेते हैं, और आपकी स्टेब्लिशमेंट के अंदर लेट से टोटल लोग काम कितने करते थे? 500। क्या 60 लोग मिलकर के यूनियन चालू कर सकते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 500 लोग काम करते हैं और 60 लोग मिलकर के यूनियन बनाना चाहते हैं, क्या यूनियन बना सकते हैं? 100% कर सकते हैं। 500 का 10% कितना होता है? 50। 50 और 100, विच एवर इज लेस। तो लेस कितना हुआ? 50। हमारे पास तो कितने लोग हैं? 60। तो यूनियन चालू करने में कोई समस्या नहीं। बराबर, नहीं समझ में आया? वापस से युवराज, टोटल लोग कितने अपने यहां पर? 500। 500 का 10% कितना होता है? 50। तो यहां पर कितना आ गया? 50। 50 या फिर 100, इनमें से कम क्या होता है बताओ? 50। यूनियन चालू करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? 60। तो कोई समस्या नहीं। 100 से कम है तो भी चलेगा। अरे अपने को देखना है 10% ऑफ टोटल या फिर 100, दोनों में से जो कम हो। तो दोनों में से कम क्या निकला अपने केस में? 50। बराबर, ठीक। अब सुनो, जो एक अगला पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो सुनो। 60 लोगों ने मिलकर के क्या करी? यूनियन बनाने की एप्लीकेशन फाइल करी। बना सकते हैं ये लोग, कोई समस्या नहीं। बाद में कुछ लोगों का मन खत्म हो गया कि यूनियन का हिस्सा नहीं होना, तो क्या उन लोगों के विड्रॉ करने से यूनियन बंद हो जाएगा क्या? वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल करी है। अगर 60 में से 20 लोगों ने विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल करी तो कोई समस्या नहीं। 60 में से 30 लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी तो कोई समस्या नहीं। 60 में से 31 नहीं होने चाहिए, मतलब मोर देन हाफ लोगों ने अप्लाई नहीं करना चाहिए कि हमें यूनियन नहीं बनाना। आई बात समझ में? टोटल 60 लोगों ने मिलकर के चालू किया, 30 लोग तक भी अगर मना करते हैं तो कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए अपने इसमें? यूनियन चालू करने के लिए कितने लोग चाहिए अपने को? 50। चलो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं इसमें यहां पर ले आता हूं 100। बराबर, 100 नहीं, मैं और बढ़ाता हूं इसके अंदर और कितना करता हूं? 120। कितने कर दिए मैंने? 120। बराबर। अब कोई समस्या इसके अंदर? 7 नहीं, 20। नहीं, मेरे यहां पर टोटल कितने लोग काम करते हैं? 120। तो 120 का 10% तो कितना होता है? 12। 12 तो मिनिमम मेरे पास है ही सही ना, वो भी वो क्राइटेरिया तो पहला है ही सही, उतने तो लोग होने ही चाहिए। दूसरा, जितने लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी उसमें से मैक्सिमम 50% विड्रॉ करें तो कोई समस्या नहीं, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब यहां पर ये नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा? 60। 60 तक लोग भी अगर मना करते हैं तो कोई समस्या नहीं। 61 लोगों ने मना किया तो समस्या आ जाएगी, तो फिर मेरी एप्लीकेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। बराबर, क्लियर यहां तक बात?
नहीं नहीं नहीं, जितने जितने लोगों ने मिलकर के अप्लाई किया था उनका 50%। अभी अपन पढ़ते हैं, यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखो क्या बोल रहे हैं। बात नहीं, इफ सम पीपल हु साइन द इनिशियल एप्लीकेशन, इनिशियल एप्लीकेशन मतलब कौन, ये 120 लोग जिन्होंने मिलकर के बोला कि हम क्या करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, डिसाइडेड टू लीव द यूनियन और विड्रॉ देयर नेम आफ्टर द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन रिमेन्स वैलिड, एप्लीकेशन को वैलिड माना जाता है एज लॉन्ग एज, जब तक नॉट मोर देन हाफ ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेंट हैव लेफ्ट। तो ओरिजिनल कितने थे, 120, 120 में से 60 तक गए तो कोई समस्या नहीं, 61 लोग नहीं जाने चाहिए, बराबर। पर आपको यूनियन चलाने के लिए हमेशा कम से कम कितने लोग तो होने ही चाहिए, 10% या फिर 100 विच एवर इज लेस, वो प्राइमरी क्राइटेरिया है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। अच्छा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर होगी। फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 800, यूनियन चालू करने के लिए कितने लोग चाहिए बताओ, 800 का 10% 80, या फिर 100 विच एवर इज लेस, लेस कितना है 80। Since 80 is less than 100, the union need at least 80 members to apply, 80 लोग होने चाहिए यूनियन बनाना। 90 लोगों ने मिलकर के अप्लाई किया, कितने लोगों ने किया 90, 90 लोग तो कर सकते हैं क्योंकि वो 80 से ज्यादा है। लेटर 20 वर्कर चेंज देयर माइंड एंड विड्रॉ देयर नेम, 20 लोगों ने मना कर दिया कि हम यूनियन का पार्ट नहीं बनते, तो क्या 20 लोगों के विड्रॉ करने से एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 20 लोग 45 से कम है, 90 का आधा कितना होता है 45। सिंस 20 इज लेस देन हाफ ऑफ 90, हाफ ऑफ 90 कितना होता है 45, 45 से कम लोगों ने, द एप्लीकेशन इज स्टिल लीगली वैलिड। हालांकि यूनियन को बरकरार रखने के लिए आपके पास हमेशा कितने मेंबर होने चाहिए, 80 लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्यों, क्योंकि 80 लोग ही क्या है 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, उस बात का ध्यान अपने को रखना पड़ेगा, बराबर। हाँ, इसमें 90 में से 70 हो गए तो वो 10 लोग नए ऐड कर लेंगे। अरे यहां पर तो 90 थे, 90 में से 20 ने मना कर दिया तो 70 हो गए। अगर नहीं हुआ तो बाद में एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, बाद में यूनियन का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। दो कंडीशन है, ये पहली वाली कंडीशन तो सिर्फ कुछ समय लगेगी ना, जब तक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक। रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद तो एक ही कंडीशन बचेगी, 10% या फिर 100, बराबर बात। तो उनको रजिस्ट्रेशन दिया ही नहीं जाएगा, उनकी एप्लीकेशन को ही वैलिड नहीं मानेंगे। तो 70 है तो भी एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे, मतलब एप्लीकेशन वैलिड तो है पर रजिस्ट्रार उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट, क्या बोलेगा कि 10% ऑफ द टोटल वर्कर नहीं है, बराबर बात। कोई समस्या यहां तक, क्लियर यहां तक बात, नहीं आया समझ में, नहीं आया, पढ़ोगी तो आएगा, बात कर रही थी तुम। ये 7 लोग तो वो हैं जिन्होंने साइन किया है, तो हमेशा कोई ना कोई 7 लोग चाहिए जो साइन करे, ओरिजिनल नहीं, कोई भी 7 लोग साइन करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो ये 7 क्राइटेरिया कोई बहुत बड़ा नहीं, अपने लिए तो मेन क्राइटेरिया कौन सा है, 10 और 100, उस ये तो होंगे ही सही हमेशा, इसमें तो कभी दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि जो 10% होंगे इन्हीं में से साइन करवा देंगे ना किसी की, तो वो तो समस्या नहीं है। मेन समस्या सिर्फ कौन सी है, 10% और 100, बराबर बात। चलो एक काम करो, पहले रीड कर लो, रीड कर लो, 5 और 6 एक बार रीड कर लो, पहले पढ़ोगी तो बताऊंगा, पढ़ने पे अपने आप ही समझ में आ जाएगा, तुम कोई बोंधू थोड़ी हो कि बोंधू नहीं हो, पढ़ो।
12 और 100 विच एवर इज लेस, इतने लोग चाहिए अगर आप। पढ़ लिया यहां तक? सेक्शन नंबर 7, प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड यूनियन तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक आप ट्रेड यूनियन के रूल्स नहीं बना लेते। तो क्या बनाना है ट्रेड यूनियन के साथ साथ में? उसके रूल्स। जैसे कभी कंपनी बनाते हैं अपन, तो क्या बिना मेमोरेंडम और आर्टिकल के कंपनी बना सकते हैं क्या? नहीं। मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या लिखा होते हैं? कंपनी के रूल्स। तो कंपनी कैसे चलेगी वो उसमें लिखा होता है। वैसे ही ट्रेड यूनियन के केस में क्या होने चाहिए? उसके रूल्स। तो सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है कि जब तक ट्रेड यूनियन अपनी रूल बुक नहीं बना लेता तब तक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर ही नहीं करने दिया जाएगा। तो पहले उसको क्या बनाने? अपने रूल्स बनाना है। और रूल्स के अंदर क्या लिखा होगा कि सबसे पहला है कि यूनियन का नाम क्या है ये बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनियन। दूसरा अपने को बताना है कि यूनियन के ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनियन क्यों बनाया गया, यूनियन बनाने के गोल क्या है। तीसरा तीसरा बताना है तीसरा बताना है अपने को लॉफुल पर्पस। क्या बताना है अपने को? लॉफुल पर्पस, कि क्यों यूनियन बनाया गया, क्यों यूनियन के पैसे को खर्च। अरे बात नहीं, क्या समस्या है तुम दोनों को? मत लगाओ और चुपचाप पढ़ो। क्या हुआ? क्या समस्या है? बंद कर दे, वहां पीछे चल जाओ, वहां नहीं चल रहा, जाओ लास्ट बेंच पे चले जाओ। अब ध्यान से सुनो। हमने बोला है सेक्शन नंबर 7 के अंदर कि यूनियन को रूल्स बनाने की जरूरत है। रूल्स के अंदर क्या लिखा होगा? सबसे पहले लिखा होगा कि यूनियन का नाम क्या है। दूसरा लिखा होगा यूनियन क्यों बनाया गया, यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या है। तीसरा लिखा होगा कि यूनियन के पास जो पैसा है, अरे यार अभी मत करो ना, पढ़ा रहा हूं ना मैं, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तीसरा है कि यूनियन के पास में जो फंड्स हैं, यूनियन के पास में जो पैसे हैं, वो पैसों को किस तरीके से खर्च किया जाएगा। ये तीनों के रूल्स कहां लिखे होंगे? यूनियन की रूल बुक के अंदर। और जब तक आप ये रूल्स में लिख नहीं लेते तब तक यूनियन बनाने ही नहीं दिया जाएगा, बराबर। इसके अलावा यूनियन के अंदर मेंबर किसको बनाया जाएगा? तो यूनियन का मेंबर वही पर्सन हो सकता है जो कंपनी का क्या होगा? वर्कर। अरे तुम कंपनी के वर्कर ही नहीं हो तो क्या तुम यूनियन का पार्ट बन सकते हो क्या? नहीं। यूनियन क्यों बनाते हैं? वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वर्कर ही उसका हिस्सा बनेंगे, उसके अलावा कोई वर्कर के अलावा कोई भी पर्सन उसका हिस्सा नहीं बन सकता। दूसरा, कुछ लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है यूनियन का, भले ही वो कंपनी के वर्कर ना हो, पर ऐसा करने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 जब आएगा, जब इसके बारे में और पढ़ेंगे। जनरल रूल तो क्या है कि सिर्फ वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो कंपनी के वर्कर्स हैं। हालांकि उसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 21। जब 21 आएगा तब उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उन लोगों का आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है? रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई दो। पहला तो अपन ने बोल दिया कि यूनियन का नाम क्या होगा, यूनियन के गोल क्या है, यूनियन कहां कहां पर पैसा खर्च करेगी। चौथा अपन ने बता दिया था कि यूनियन के मेंबरशिप कौन होंगे? जो कंपनी के वर्कर्स। पांचवा अपने को बताना है कि यूनियन की सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है। सब्सक्रिप्शन फीस का मतलब क्या कि अगर आपको ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना है तो ऐसे केस में आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ सकती है, जैसे कि 200 रुपए, जैसे कि 300 रुपए साल, 500 रुपए साल। तो जितनी भी फीस आप अपने मेंबर से लेंगे वो आपको पहले ही बताना हमको पड़ेगा। कब? जब आप यूनियन को रजिस्टर करवा रहे हो उसी समय पर, बराबर। इसके अलावा
ये जो सब्सक्रिप्शन फीस का पैसा आ रहा है, इसको आपको कहां रखना है? सेफ कस्टडी के अंदर, सेफ्टी के साथ। तो वो सेफ्टी कैसे बरतोगे, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, उसके रूल बताने पड़ेंगे। साथ ही साथ साल भर में आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। जहां जहां पर पैसा आता है वहां वहां पर अपने आप क्या आ जाता है? ऑडिट, कि वो पैसे को सही से खर्च किया या नहीं किया, तो उसका आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने यूनियन के रूल्स बताना है कि कैसे यूनियन को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाएगा। डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कि भाई हम हमारी यूनियन के अंदर समय समय पर क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, जिसमें सारे मेंबर्स आकर के अपनी बात बोल पाए। क्योंकि अल्टीमेटली है तो किसके लिए? ये वर्कर्स के लिए। तो वर्कर को बोलने का मौका मिलना चाहिए मीटिंग्स के थ्रू। साथ ही साथ एक क्या की जाएगी हर साल? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग एक करेंगे। उसके अलावा दूसरी मीटिंग्स भी हो सकती है। इसके अलावा हम हमारी यूनियन के अंदर क्या करवाएंगे? इलेक्शन। और इलेक्शन कैसे करवाएंगे? कम से कम 3 साल में एक बार। आप ज्यादा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, पर हर 3 साल में एक बार तो आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ मान लीजिए इलेक्शन में आपने किसी को प्रेसिडेंट बनाया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों की डेथ हो गई, दोनों ने रिजाइन कर दिया, दोनों कंपनी छोड़ करके चले गए, कंपनी ने इनको रिट्रेंच कर दिया, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, किसी भी कारण से अगर ये पोजीशन वेकेट हुई, खाली हुई, तो पोजीशन को वापस कैसे भरा जाएगा, उसके भी प्रोविजन पहले से ही लिखे हुए होने चाहिए। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ना कि कैजुअल वैकेंसी कौन पूरी करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लिखा हुआ है प्रोविजन। वैसे ही प्रोविजन आपके यूनियन की रूल बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। बराबर बात। साथ ही साथ लिखा होना चाहिए कि अगर ट्रेड यूनियन को अपने रूल बाद में अमेंड करना हो, चेंज करना हो, तो वो कैसे कर सकती है? बाद में ट्रेड यूनियन बंद होना चाहे तो बंद होने के क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोविजंस होंगे, वो पहले से ही तैयार होने चाहिए। आई बात समझ में? चल रीड करो सेक्शन नंबर 6 एंड 7। 6 पढ़ लिया था पहले ही, 7 पढ़ो। क्या हुआ भाई? लाओ मुझे दे दो रिमोट। लड़ाई झगड़े चल रहे तुम्हारे बीच में। देखो क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यार। 16 ही करूंगा सीधे।
चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया, सेक्शन 7 हो गया। सेक्शन नंबर 8, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ द नेम एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। प्रोसीजर देयर ऑफ का मतलब इन दोनों का प्रोसीजर भी इसी सेक्शन के अंदर दिया है। तो सेक्शन नंबर 8 तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपको रजिस्टर करवाना हो अपना ट्रेड यूनियन या फिर उसका नाम बदलना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। एवरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर अदरवाइज मतलब फिजिकली। तो हर एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा होगा, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है बताओ, डिक्लेरेशन। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन। साथ ही साथ क्या लिखा होगा, रूल्स एंड रेजोल्यूशन। अ कॉपी ऑफ द यूनियन रूल, अभी अपन ने पढ़ा है कि बिना रूल के तो बना ही नहीं सकते, तो रूल तो आपने बना ही लिए होंगे, उन रूल की एक कॉपी, तो अ कॉपी ऑफ द यूनियन रूल एंड द ऑफिशियल मेंबर्स रिजोल्यूशन वेयर दे एग्री टू दूस रूल। अपन ने पढ़ा था 7 लोगों ने उन रूल को साइन किया होगा, तो वो मीटिंग करी होगी आपने, उस मीटिंग के अंदर वो 7 लोगों ने जो कागज साइन किया है वो मीटिंग के कागज भी आपको लगाने पड़ेंगे। If several union are forming a central organization, each member union must provide its own separate resolution agreeing to join. जब बहुत सारे यूनियन मिलकर के एक यूनियन बनाते हैं कि एक ट्रेड यूनियन इंदौर का है, एक ट्रेड यूनियन मुंबई का है, एक कोलकाता का है, एक बेंगलोर का है, ये चारों यूनियन मिलकर के अगर कोई यूनियन बनाना चाहते हैं तो ऐसे केस में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो आप बना रहे हैं तो हर यूनियन मेंबर को क्या करना पड़ता है, अपना सेपरेट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है कि हम उस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनना चाहते हैं। If a union has already been running for more than 1 year before applying for the registration, आपने अभी तक अपने यूनियन को रजिस्टर नहीं करवाया और 1 साल से ज्यादा आपको हो गया है चलते चलते, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास में अभी कितनी असेट है और कितनी लाइबिलिटी, क्योंकि यूनियन को रजिस्टर करवाने के प्रोविजन तो इसी एक्ट के अंदर आए हैं ना, ये जो 2025 से लागू हुआ है इसके पहले, पर यूनियन तो पहले से भी चले आ रहे हैं, तो उन पुराने चले हुए यूनियन को अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो साथ साथ में क्या देने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया और रजिस्टर करवा रहे हो, 1 साल से ज्यादा हो चुका है चलते चलते, तो असेट और लाइबिलिटी आपको देना पड़ेगा। The registrar is not just a proof office, they can ask for further information to ensure union meet all the registrar ऑल द लीगल क्राइटेरिया। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं सिर्फ इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे आपको, हम चाहें तो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। साथ ही साथ दे हैव डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है पावर, दे हैव अ पावर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन अंटिल दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड। जब तक उनको पूरा भरोसा नहीं होगा तब तक वो आपके यूनियन को रजिस्टर नहीं करेंगे। साथ ही साथ चेक किया जाएगा कि जिस नाम से आप यूनियन बना रहे हो वो नाम कैसा नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग यूनियन। अगर ऑलरेडी एक यूनियन उस नाम से बना हुआ है तो सेम नाम से आपको यूनियन नहीं बनाने दिया जाएगा। इवन इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल, इफ इट नियरली रिसेंबल्स इट माइट डिसीव और कंफ्यूज। तो ना तो सेम न सिमिलर, ऐसा नहीं, अपन ने कंपनी के केस में पढ़ा है वही केस यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। रजिस्ट्रेशन विल बी रिफ्यूज्ड अंटिल अ यूनिक नेम इज चूजन। जब तक आप नया नाम नहीं ले लोगे तब तक। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो हमने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, ये उसी से मिलता जुलता रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी तो एक सोसाइटी ही है। हाँ है ना, बराबर क्लियर यहां तक की बात, कोई समस्या इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड कैंसिलेशन देयर ऑफ। सेक्शन नंबर 8 में अपन क्या कर रहे हैं, यूनियन बनाने की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कहां होगा, सेक्शन नंबर 9 के अंदर। सेक्शन नंबर 9 इज द फाइनल अप्रूवल एंड मेंटेनेंस स्टेज। Once the registrar is satisfied that all the rule from 6, 7 and 8 are met, 6, 7, 8 के अंदर जितने रूल्स थे वो सारे रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए और ऐसा भरोसा हो चुका है किसको, रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार आपको इशू करेगा क्या, आपका नाम लिख लेगा रजिस्टर के अंदर और आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर ये कब होगा, जब रजिस्ट्रार को भरोसा हो जाएगा कि आपने 6, 7, 8 की सारी कंडीशंस को फॉलो कर लिया। एक बार उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया तो अब किसी को कोई शक नहीं है कि यूनियन बना है या नहीं।
कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। ये सेम सेक्शन अगर आपको ध्यान हो तो कंपनीज एक्ट में भी है और एलएलपी एक्ट में भी है कि एक बार एलएलपी या कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेल बी ट्रीटेड एज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। अब कोई शक की गुंजाइश बची नहीं है कि कंपनी या एलएलपी बनी है या नहीं। तो सेम वैसे ही अगर यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया तो मान लेंगे कि ये यूनियन रजिस्टर हो चुका है। Union registered under the old Trade Union Act 1926 are automatically considered registered under this new code। पुराने वाले में रजिस्टर्ड थे तो यहां पर उसे रजिस्टर्ड ही माना जाएगा, वापस से नया रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। However, हालांकि they must file a statement showing their rules have been updated। पर उन्हें यह बताना पड़ेगा कि हमने सेक्शन 7 के हिसाब से अपने रूल्स को अपडेट कर लिया है, क्योंकि 7 बताता है ना कि रूल्स में क्या क्या लिखा होना चाहिए। हो सकता है पुराने वाले एक्ट में इतनी बातें न लिखी हो। द रजिस्ट्रार कैन कैंसल और विड्रॉ और रजिस्ट्रेशन इफ। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है। अगर यूनियन ने खुद अप्लाई कर दिया कि हमारा लाइसेंस क्या कर दो, कैंसिल, तो कैंसिल कर देंगे। या फिर यूनियन ने क्या कर दिया, रूल ब्रेक कर दिया, इस कोड को फॉलो नहीं किया, या फिर मेंबरशिप फॉल बिलो द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड 10% और 100 विच एवर इज लेस का क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर पाए, या फिर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि बंद करो इस यूनियन को, तो फिर बंद करना पड़ेगा। अनलेस द यूनियन आस्क फॉर द कैंसिलेशन। 4 क्राइटेरिया है जब लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर यूनियन ने खुद नहीं मांगा और इन 3 कारणों की वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो लाइसेंस कैंसिल करने से पहले उन्हें 60 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि तुम अपने पक्ष में कुछ भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। The registrar cannot cancel a union silently, they must record the reason। साथ ही साथ आपको रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। बराबर बात, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर है ये वाला बात, पक्का? सेक्शन नंबर 10, अपील अगेंस्ट द नॉन रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन। आपके यूनियन रजिस्टर करने की आपने एप्लीकेशन फाइल करी और हमने आपकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया, कैंसिल। हमने आपको रजिस्ट्रेशन दिया ही नहीं, या फिर रजिस्ट्रेशन दिया था पर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया इन 4 कारण की वजह से, तो और आपको हमारा डिसीजन पसंद नहीं आया, तो क्या आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो? हाँ। और अपील फाइल करने का क्राइटेरिया कहां दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 10 के अंदर। वो कोई भी पर्सन जिसे दुख हुआ हो, किसके फैसले से, रजिस्ट्रार के फैसले से, जो रजिस्ट्रार ने सेक्शन नंबर 9 में लिया, तो आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। और अपील कहां पर फाइल होगी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। अपील कितने दिनों के अंदर अंदर फाइल होगी, नॉर्मली देयर इज अ फिक्स्ड टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील, और अपने को वो फिक्स टाइम लिमिट इन्होंने दी ही नहीं। अरे पागल लोग, शायद मेरे हिसाब से 45 डेज है, मैं एक बार कंफर्म करता हूं, पर अभी लिखो मत। इन्होंने बताया जो भी फिक्स टाइम है उस फिक्स टाइम के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि आप उस टाइम के बाद भी करते हो तो सफिशिएंट रीजन अगर आपके पास होगा तो बाद में भी आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लिया जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल आपकी अपील को डिसमिस कर देगा अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा कि रजिस्ट्रार का डिसीजन सही था। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगा कि रजिस्ट्रार का डिसीजन गलत था तो वो रजिस्ट्रार को वापस बोल सकते हैं कि नया ऑर्डर आपको इश्यू करना पड़ेगा, नया ऑर्डर इश्यू करवा सकते हैं, या फिर पुराने वाले ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है। सेट असाइड करने का मतलब साइड में रख दिया जाएगा और नई प्रोसीडिंग्स वापस से स्टार्ट होगी। ये तीनों पावर किसके पास होते हैं, हर वो उस इंसान के पास जो अपील सुनता है। अगर आप मेरे पास में कोई भी अपील लेकर के आए हैं तो मैं 3 ही काम कर सकता हूं ना, या तो पहले का जो डिसीजन था उसी को मान लूं, या फिर अपना कोई नया डिसीजन दे दूं, या क्या बोल दूं कि पुराने डिसीजन को साइड में करो, अपन तो वापस से नई बातचीत करते हैं और जो होगा वो नया डिसीजन लेंगे। तो या तो डिसमिस कर दूंगा, या फिर वही फॉलो करवा दूंगा, या फिर नया प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। बराबर, कुछ भी ट्रिब्यूनल करेगा तो उसकी एक कॉपी किसको भेजेगा, रजिस्ट्रार को, कि मैंने ये डिसीजन लिया है। बराबर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो डिपेंड करता है कि तीनों में से कौन सा रूट ट्रिब्यूनल ने लिया है। अगर वो क्या करते हैं, ऑर्डर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके केस में वही वाला रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दिया जाएगा।
restore registration, set aside the registration cancellation order and effectively giving the units legal status back. वापस से उसको भी कैंसिल करके आपको वही वाला रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दिया जाएगा. अरे ऑर्डर रजिस्ट्रेशन कब लगेगा? जब आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया हो, आपका यूनियन बना ही नहीं था अभी तक, तो बोलेंगे कि चलो इनका यूनियन बना दो. और अगर यूनियन बना हुआ था, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केस में रीस्टोर करवा देंगे कि वही वाले को वापस से चालू कर दो. पढ़ो. बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? सेक्शन नंबर 10 तक कोई समस्या? एक और लास्ट सेक्शन 11, छोटा सा सेक्शन है यार, छोटा सा. सेक्शन नंबर 11, अरे 2 मिनट में खत्म, इतने में तो हो जाता खत्म. सेक्शन नंबर 11, कम्युनिकेशन टू द ट्रेड यूनियन एंड चेंज इन इट्स रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर. सेक्शन नंबर 11 डिफाइन द पोस्ट रजिस्ट्रेशन ड्यूटी ऑफ अ ट्रेड यूनियन. एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके बाद बोल रहे हैं ऑल द लीगल नोटिसेस और द लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द यूनियन विल बी सेंट ओनली टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस. आपने जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करी होगी, तो हमको एक एड्रेस बताया होगा, उस एड्रेस पे ही हमारी तरफ से अब सारे कागज जाएंगे. जब भी गवर्नमेंट को कोई रिकॉर्ड भेजना होगा तब. इट इज द यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर समवन इज अवेलेबल देयर टू रिसीव द मेल. मेल का मतलब है डॉक्यूमेंट. अगर हम कोई कागज भेज रहे हैं, तो वो कागज वहां पर आप रिसीव करें, उसके लिए इंसान अवेलेबल होना वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारी कोई गलती नहीं. अगर हमने भेजा और वहां पर आपका कोई आदमी नहीं मिला, डॉक्यूमेंट घूम गया, तो हम तो मान लेंगे हमने डॉक्यूमेंट सर्व कर दिया है. If the union membership drop below the legal limit of 10% or 100, whichever is less, the union must proactively inform the रजिस्ट्रार. ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार को जाकर के बताए कि हमारे मेंबर 10% या 100 से कम हो गए हैं. दे कैन नॉट हाइड अ डिक्लाइन इन द मेंबरशिप. उन्हें ये करना अलाउड नहीं है कि वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन न दे. द यूनियन मस्ट नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ एनी चेंज. अगर कोई चेंज आता है तो वो आपको बताना पड़ेगा. जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर कोई चेंज आया है, ऑफिस बियरर्स का नाम चेंज हुआ है. ऑफिस बियरर का मतलब होता है कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मतलब यूनियन के जो यूनियन चलाने वाले जो लोग हैं, अगर उनमें कोई चेंज आता है तो आपको बताना पड़ेगा. जो इलेक्शन हुआ था, जिनको इलेक्शन में चूज किया, अगर वो चेंज हुआ है, तो रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा? आपको बताना पड़ेगा. और उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी अगर चेंज होती है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा. कोई भी अमेंडमेंट, मतलब वो जो सेक्शन 7 में रूल्स बनाए थे, उन रूल्स में अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट किया है, तो वो अमेंडमेंट भी आपको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा. यूनियन की रूल बुक में कोई चेंज आया है तो. और ये आप सारी बातें रजिस्ट्रार को कैसे बताओगे? इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. कैसे बताओगे? प्रिस्क्राइब्ड मैनर. ऑल सच इंफॉर्मेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड टाइम फ्रेम एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. बराबर. चल बस इसको एक बार रीड कर लो 11 को.
डन। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं कल। बाय। नहीं नहीं, कल ही मिलेंगे ना, कल क्लास है मेरी, मैंने बताया तो सही। मेरी भी है, चारों है।